हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, वार्म वेलकम करते हैं आपके डन न्यूज़पेपर के एडिटोरियल एंड ओपिनियन के सेशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस एंड जॉइनिंग अस। आई होप डियर एस्पिरेंट्स ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट एंड एज यू नो वेरी वेल कि हम इस क्लास में डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और एसए के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चाहे उनमें ओपिनियंस हैं, एडिटोरियल्स हैं या हमारे आर्टिकल्स ही क्यों ना हो, इनके हम एक डिटेल्ड और एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन तो करते ही हैं, लेकिन इनका बैलेंस अप्रोच के साथ एनालिसिस भी करते हैं, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा माय डियर एस्पिरेंट्स, ये जो हमारा सेशन है ये फॉर द होल ईयर रहेगा 2026। जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो अपने सीएसएस 2027 के लिए डेली बेसिस के ऊपर अपना एनालिसिस भी ले सकते हैं और साथ में नोट्स मेकिंग भी कर सकते हैं। तो माय डियर एस्पिरेंट्स, आपके सीएसएस 2027 की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। हमारे एग्जाम को सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ रह चुके हैं और ऊपर वाले डेज हम कभी भी काउंट नहीं करते। क्यों नहीं करते, मैं पहले भी बताता हूं कि वो हमारे रिवीजन के लिए होता है, नॉलेज को पॉलिश करने के लिए होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करने होता है और राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर जो आपने फोकस करना होता है। तो आपने इन 6 मंथ के अंदर किन चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है और वो इंपॉर्टेंट भी है। सबसे पहले जो हमारे पास चीज रहने वाली है वो है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज। अब करना क्या है इसके अंदर, देखिए, एक है आपका प्रेसी का पेपर, एक है आपका एसे का पेपर, ठीक है। अब प्रेसी के पेपर में आप क्या करेंगे, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स साथ साथ तैयार करते जाएं। इडियम्स है, पेयर ऑफ वर्ड्स है, इनको भी आपने साथ साथ कवर करते जाना है। 5-5 फिक्स कर लें पर डे के हिसाब से, या 2-2, 3-3 भी कर लें, तो टेल एग्जाम जो है आप अपने प्रिपेयर कर सकते हैं और बाद में अपनी रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर बात की जाए तो करेक्शन आती है। करेक्शन ग्रामर के ऊपर फोकस करना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस के बारे में आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए प्रेपोजिशन जो है वो फिक्स्ड प्रेपोजिशन, इनके ऊपर भी आपने फोकस करना है, इनको भी आपने मेमोराइज करना है। इसके साथ प्रेसी राइटिंग है, कंपोजिशन है, ट्रांसलेशन है, इनके ऊपर भी आपने काम करना है डेली बेसिस के ऊपर साथ साथ। इसके साथ अगर देखा जाए हम बात करते हैं ऐसे के पेपर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना इसके अंदर कि राइट जो ऐसे है ना वो आपकी प्रैक्टिस से होगा। बार बार प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। लेकिन एक चीज का आपने ध्यान रखना, जितनी देर तक आपको टॉपिक क्लियर नहीं होगा, टॉपिक क्लियर का मतलब है एक टॉपिक के रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं होगी, नॉलेज नहीं होगा, आइडियाज नहीं होंगे, एग्जाम्पल्स नहीं होंगी, रेफरेंसेस नहीं होंगे, आपके आर्गुमेंट्स नहीं होंगे, तो आप ऐसे की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो नॉलेज होना टॉपिक के बारे में बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी टॉपिक, वट एवर यू आर राइटिंग, चाहे आपका क्लाइमेट चेंज है, डेमोक्रेसी है, एजुकेशन है, सोशल मीडिया है, गवर्नेंस है, पॉलिटिक्स है, ग्लोबलाइजेशन है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर है, वॉर के रिलेटेड कोई ऐसे आ रहा है, ठीक है, पाकिस्तान की इकोनॉमी के रिलेटेड कोई ऐसे आ रहा है, तो इन टॉपिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, जहां पर आपके आइडियाज खत्म, समझे आपकी इंग्लिश लैंग्वेज खत्म, सीधी सी बात है और स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है। तो कोशिश करें नॉलेज गेन करने की। तो आपने करना क्या है, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स है, इनके ऊपर आपने साथ साथ नोट्स मेकिंग लाजमी करनी है ऐसे के लिए। उसके अंदर आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स को ऐड करना है, जितने भी स्टैट्स हैं वो भी ऐड करनी है, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं कोई, ठीक है, आर्टिकल्स हैं, कोई बुक्स हैं जहां से आप रेफरेंसेस वगैरह ले रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आपने ऐड करनी है, ठीक है। नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं, पॉजिटिव इंपैक्ट्स हैं, पॉलिसी मेजर्स हैं, सजेशन, रिकमेंडेशन, जो भी चीज है इनकी आपने क्या करनी है, नोट्स मेकिंग लाजमी करें, ताकि जब आप ऐसे लिखने के लिए बैठे तो आपकी चीजें प्रैक्टिस होती रहे। आपको जो है वो जल्दी से सोचना ना पड़े, घंटा बैठकर आप सोचेंगे या लिखेंगे, ठीक है। तो कोशिश करें चीजों को पहले लिख कर रखें, उनको मेमोराइज करें और देन जो उनको रिटन फॉर्म के अंदर लेकर। सेकंड पॉइंट क्या रहेगा, सिलेबस को लाजमी कवर करें। अब सिलेबस को तो कवर कर लेंगे, अब एक जो सब्जेक्ट आज 20 दिन में आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आप उसकी रिवीजन कर रहे हैं आफ्टर 5 मंथ। तो आफ्टर 5 मंथ अगर आप उसकी रिवीजन करेंगे तो आप बताएं आपका पूरा सब्जेक्ट जो है एक बार ब्लर हो जाएगा, दोबारा फिर आपको डिटेल्स पढ़नी पड़ेगी। तो कोशिश करें एक सब्जेक्ट अगर 20 दिन के प्रिपेयर करता है, आफ्टर 1 मंथ उसको रिवाइज लाजमी करें, ठीक है, ताकि आपको चीजें जो याद रहें। उसके साथ साथ अगर देखा जाए पास्ट पेपर्स आपने अटेम्प्ट करते जाना है साथ साथ। तो ये वो चीजें थी इन 6 मंथ के अंदर, आप अगर इनके ऊपर फोकस करते हैं तो आप इस काबिल हो सकते हैं कि एटलीस्ट आप सीएसएस का एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन इनके ऊपर आपने काम करना है डेडिकेशन के साथ, पैशन के साथ, ठीक है, हार्डवर्क की जरूरत है आपकी, ठीक है। तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप ये चीजें लिखकर बैठ जाएं और काम ना करें, तो काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आई होप आपने इन चीजों को अंडरस्टैंड किया होगा, ठीक है।
देखिए सबसे पहले आपको पता है कि हम एक लिटरेरी और फिलोसफिकल स्टेटमेंट को लाजमी डिकोड करते हैं, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस के ऐसे के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहती है, और इससे आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग भी फास्ट होती है और आप आइडियाज भी जल्दी डेवलप कर पाते हैं। सिर्फ आप क्या करेंगे यहां पर, लिटरेरी और फिलोसफिकल स्टेटमेंट को अगर आप प्रैक्टिस करते हैं डेली बेसिस के ऊपर, ठीक है आपका इंटरेस्ट नहीं है मेन एग्जाम के अंदर लिटरेरी और फिलोसफिकल स्टेटमेंट को अटेम्प्ट करने के लिए, लेकिन आप इतना कर सकते हैं कि ब्रेनस्टॉर्मिंग फास्ट हो सकती है इससे, ठीक है, क्योंकि जब आप अपने आप को सोचने के ऊपर मजबूर करते हैं, क्योंकि लिटरेरी स्टेटमेंट के अंदर ऐसा है ना कि आपको आइडियाज ढूंढ कर लाना पड़ेंगे, हिस्ट्री से लाना पड़ेंगे, रिलीजन से लाना पड़ेंगे, लिटरेचर से लाना पड़ेंगे, साइंस एंड डिस्कवरी से आइडियाज लाना पड़ेंगे, ठीक है, पर्सनालिटीज को क्या एज ए रेफरेंस आपको लेना पड़ेगा, एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे। तो उसके लिए फिर क्या था, आपका दिमाग खुलता है, इससे आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग भी फास्ट होगी आहिस्ता आहिस्ता और आपके आइडियाज भी डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। तो इसको लाजमी प्रैक्टिस करें। ऐसा नहीं है कि आप मेन एग्जाम के अंदर चाहे प्रॉब्लमेटिक है, एनालिटिकल है, आर्गुमेंटेटिव है, डिस्क्रिप्टिव ऐसे ही क्यों ना कर रहे, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसके लिए आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग फास्ट हो जाएगी, क्योंकि यहां पर आप सोचने के ऊपर मजबूर करते हैं, यहां पर अपने दिमाग को फ्री करते हैं जो लिमिटेशंस लगी हुई हैं कि हमने यही करना है, इससे हट कर करें, ठीक है। तो आई होप आपने चीजों को अंडरस्टैंड किया। सबसे पहले अगर देखा जाए हमारे पास जो स्टेटमेंट रहने वाली है फ्रांस काफ्का यहां पर कहता है कि इट इज ऑफन सेफर टू बी इन चेन्स देन टू बी फ्री। कहा यह जा रहा है कि समटाइम ऐसा होता है कि हमें चेन्स के अंदर रहना जो है वो कहला का जरूरी होता है, क्योंकि उसके अंदर हम अपने आप को सेफ समझते हैं, बजाय इसके हमें अपने आप को फ्री कर दे। अब इट डजंट मीन कि आप जाकर अपने आप को कहला कि जंजीरों से जकड़ ले कि भाई ये तो सेफ है, बजाय इसके हम फ्री रहे, नहीं। चेंज का मतलब है यहां पर जिंदगी के अंदर मकसद होना चाहिए आपका, आप अपने मकसद के अंदर जो है वो क्या होना है, जकड़े हुए हों, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर जकड़े हुए हों। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें, एक किस्म की ये आपकी चेन है, इसके अंदर आप जकड़े पड़े हुए हैं, आपने प्रिपरेशन करनी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आपके ऊपर इन्वेस्ट किया जा रहा है, घर वाले पैसे भी आपके ऊपर लगा रहे हैं, वो आपको टाइम दे रहे हैं और आप खुद भी अपना टाइम लगा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक मकसद के अंदर, एक पर्पस के अंदर, एक एम के अंदर, एक ऑब्जेक्टिव के अंदर जकड़े हुए हैं, ये चेन है, इसको बोला जाता है कि सम टाइम जो है आप अपने मकसद के अंदर अगर आप बिजी रहें, ठीक है, जिंदगी के अंदर आपका कोई मकसद है, आप उसको अचीव करें, कोई आपके एम ऑफ लाइफ है तो लाइफ है तो उसको हासिल करें। ऐसा नहीं है कि आप यहां पर क्या करें, अपने आप को फ्री कर दे, बस कुछ नहीं करना, फ्री बैठे हुए, तो इसका भी कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए यह कहा जा रहा है कि इट इज ऑफन सेफर टू बी इन चेंज, के बाज़ औक़ात हमें जो है वो कह लेके चेंज के अंदर रहना ही बेहतर होता है, वही हमारे लिए को लेके महफूज रास्ता होता है, ठीक है। और महफूज रास्ता क्या होता है, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह होता है, जिंदगी के अंदर आप कुछ करते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जो आप पे करते हैं, तो उनके अंदर आपको रहना भी जो है वो कभी कभी सेफ लगता है, ठीक है, बजाय इसके कि आप अपने आप को फ्री कर दे, जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है। अब बड़े बड़े अगर आप डिस्कवरीज उठाकर देखें, जहां तक रिलीजियस पर्सनैलिटीज को उठाकर देखें, वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो ऊपर वाले की तरफ से दी गई थी उसके अंदर वो क्या हुए थे, यहां पर जकड़े पड़े थे, उनके अंदर वो क्या है, यहां पर जकड़े पड़े थे, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पे करना जरूरी थी, ठीक है। इसीलिए जो है वो कह ले कि क्योंकि सेफ रास्ता है तो ये इंपॉर्टेंट भी है। तो जिंदगी के अंदर आप कोई भी काम कर रहे हैं, साइंस एंड डिस्कवरीज की अगर बात करें, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, अपने आप को जो है वो कह ले कि उन्होंने जकड़ कर रखा हुआ था कि हमने ये काम करना है, हमने ये मकसद हासिल करना है, ठीक है। तो उन्होंने अपने आप को जकड़ा, वो सेफ भी था और आज उनका नाम भी है। अगर आज फ्री कर देते, कुछ भी नहीं करना भाई, फ्री आजाद घूम रहे, तो फिर आजाद इंसान में, नेचर ऑफ स्टेट में क्या होता है, इंसान नेस्टी है ना, यही चीज है। तो आई होप आपने इस चीज को अंडरस्टैंड किया होगा। और अब हम चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। देखें आज हमारे पास 3 टॉपिक्स रहने वाले। सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक रहेगा मलिहा लोधी साहिबा का, बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड टॉपिक है, थर्ड टॉपिक है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आप एनालिसिस भी ले सकते हैं, जितने भी हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं वो अपनी साथ नोट्स मेकिंग करते जाएंगे, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है, ठीक है। जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं वो अपना एनालिसिस भी लेते जाएंगे साथ साथ, और साथ साथ जो छोटी छोटी चीजें हैं वो भी आप जो है वो कह लेके नोट करते जाएंगे। तो आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और आईआर और ऐसे के पेपर के पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक रहेगा मलिहा लोधी साहिबा का,
डे वॉर की बात की जा रही है, ठीक है। अब 1000 डे वॉर जो है बेसिकली यहां पर स्पेशली जो फोकस है वो गाजा के ऊपर है। देखें इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको पहले हम जो है डिस्कस करते हैं, हालांकि वो चीज इस टॉपिक के अंदर नहीं है, हम जस्ट एक जो है वो कह लें कि इसका कह लें कि एक नजरसानी कर रहे हैं कि बेसिकली ऐसा है या ऐसा हो रहा है, आप भी बताएंगे यस और नो में, ठीक है। देखें ऐसा तो नहीं है कि इजराइल और यूएसए जो ईरान के साथ वॉर स्टार्ट की हुई है और अभी तक जो है वो कह लें कि वॉर को बढ़ाई जा रही है, ठीक है। अब इजराइल बैक पे क्या कर रहा है, टेरिटोरियल एक्सपेंशन। गजा के अंदर वो क्या कर रहा है, 60% ऑलरेडी कवर कर चुका है, ठीक है। और बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि भाई 70% कंट्रोल करना है पूरा गजा के अंदर। तो अब हो क्या रहा है कि पूरी दुनिया की तवज्जो अभी किसके ऊपर है, ईरान वाले इशू पर, जो मैं यूएसए और ईरान के दरमियान में जो वॉर देखने को मिल रही है। और इजराइल बैक पे क्या कर रहा है, गजा के ऊपर जो अपना कंट्रोल हासिल कर रहा है। और गजा के ऊपर जो तवज्जो थी दुनिया की वो सारी हट चुकी है और सारी तवज्जो किसके ऊपर आ गई, यहां पर ईरान के ऊपर आ चुकी है। तो अब कहीं ये तो नहीं है कि यूएसए जो है ईरान के साथ बिजी है, इजराइल भी साथ बिजी है और पीछे से जो सही काम डालने वाला होता है वो डाल रहा है। और वो डाल क्या रहा है, गजा के ऊपर जो वो जब से यहां पर कह ले कि यूएनओ ने पार्टीशन प्लान दिया तब से जो है ये स्ट्रगल हमें देखने को मिल रही है ना। तो वो ऐसा तो नहीं है कि पूरा कंट्रोल हासिल करना चाहता है कि दुनिया इधर बिजी रहेगी, हम चुपचाप जो है गजा के ऊपर पूरा कंट्रोल हासिल कर लेंगे। और बेंजामिन नेतन्याहू ने ये कहा भी है कि 70% जो है वो कंट्रोल कर लें आप, है ना। कहीं ऐसा तो नहीं है, तो ये कमेंट के अंदर यस सर नो में लाजमी बताइएगा, ठीक है। अब सबसे पहले अगर देखा जाए 1000 डे वॉर की बात की जाए, 1000 डे वॉर द एनसीएजी बोपी गवर्नेंस की बात की जा रही है। अब एनसीएजी के ऊपर हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, नेशनल कमेटी फॉर जो गजा के अंदर हमें जो देखने को मिल रही है, किसका पार्ट है बेसिकली आपके बोपी का, बोर्ड ऑफ पीस का, ठीक है। अब बोर्ड ऑफ पीस आपको पता है कि ये अक्टूबर के अंदर हमें 20 पॉइंट्स देखने को मिले, वॉर को यहां पर रुकवाया गया, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो जनवरी के अंदर हमें बोपी बनता हुआ नजर आए। 19 अगर देखा जाए तो आपका जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग होती है वहां पर, ठीक है, तो वहां पर बोपी को साइन किया जाता है। ऑलमोस्ट 19 कंट्रीज वहां पर साइन करते हैं, ठीक है। उसके ऊपर भी हमने डिस्कशन की हुई। लेकिन अगर देखा जाए अब इसके अंदर हो क्या रहा है कि एनसीएजी वो यहां पर अभी इजिप्ट के अंदर अपनी फंसी पड़ी है। वो इजराइल कभी भी नहीं चाहता कि भाई ये आए, क्यों ना आए, क्योंकि जो एनसीएजी है वो बेसिकली टेक्नोक्रेटिक गवर्नेंस है। जितने भी पैलेस्टाइन के टेक्नोक्रेट्स हैं उनका एक ग्रुप है, 13 रुकनी ग्रुप है। तो वो नहीं चाहते कि यहां पर जो है वो आए कंट्रोल करें, क्योंकि इजराइल चाहता है कि ईरान के मामले में ईरान के साथ बिजी रखा जाए पूरी दुनिया को और हम क्या करें यहां पर गजा के ऊपर अपना कंट्रोल हासिल कर लें, ठीक है। अब तो ये चीज है। उसके बाद अगर देखा जाए तो बोपी का आपको पता है ये ट्रंप की तरफ से जो है यहां पर पेश किया गया मॉडल है। और अगर देखा जाए तो पूरा कंट्रोल कौन करेगा, इसको चेयर कौन करेगा, वो भी यूएसए करेगा। लेकिन अब जो है अगर देखा जाए तो स्टैग्नेशन हमें देखने को मिल रहा है, गजा के ऊपर से पूरी तवज्जो दुनिया की हट चुकी है। और अब यहां पर हमास कोशिश कर रही है कि पूरी दुनिया की तवज्जो जो है वो गजा की तरफ लेकर आया जाए, क्योंकि यहां पर इजराइल जो है ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल करता जा रहा है, ठीक है। अब ये चीज है। तो इसके बाद स्ट्रक्चरल डिसआर्मामेंट डेडलॉक की अगर बात की तो हमास यहां पर क्या कर रहा है, बेसिकली अपनी गवर्नमेंट को खत्म कर रहा है। 2 डेकेड्स जो हो चुके हैं 2007 से हमें जो देखने को मिली, और यहां पर कौन आ रहा है उसकी जगह पर, टेक्नोक्रेटिक गवर्नेंस। लेकिन इजराइल की तरफ से यह कहा जा रहा है कि भाई जो हमास यहां पर कह ले के गवर्नमेंट से हट रहा है या गवर्नमेंट से इसका खत्म कर रही है, तो इसका ये तो मतलब नहीं है कि वो डिसआर्म ना हो, अपने आप को ना करे। तो ये एक टैकट है इजराइल की तरफ से कहा गया, ये एक चाल है, किसकी, हमास की चाल है, ठीक है। तो एसिमेट्री ऑफ द ट्रंप पीस प्लान, तो इसके ऊपर आगे फर्दर हम डिटेल डिस्कशन करने वाले। बाकी एक जो है वो मैंने एक ओवरव्यू दिया है कि ये चीज ऐसे हो सकती है। सेकंड पॉइंट हमारे पास बियॉन्ड जेंजी ओरा, ठीक है। अब इसके अंदर 5 पॉइंट्स ऐसे हैं, 5 रीजंस आप समझ लें, या 5 कॉजेस ऐसी हैं जिनकी वजह से डेमोग्राफिक डिविडेंड्स का जो फायदा है वो नहीं उठाया जा सकता, ठीक है। बात यहां पर की जा रही है स्पेशली पाकिस्तान के अंदर यूथ को लेकर, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर भी डिबेट करेंगे। दैट स्टॉल्ड डेमोग्राफिक डिविडेंड एनालिसिस। अब ये स्टॉल्ड किसकी वजह से डेमोग्राफिक डिविडेंड्स, 5 रीजंस है, 5 रीजन को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद एनालाइजिंग 54% ऑफ नीट का मतलब होता है नॉट इन, अगर देखा जाए एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और टेक्निकल एजुकेशन के अंदर नजर नहीं आता। उनके कितना हिस्सा यहां पर 54% यूथ का,
जो बिल्कुल हमें नजर नहीं आता, ना एजुकेशन के अंदर नजर आता है, ना एम्प्लॉयमेंट का नजर आता है, ना टेक्निकल एजुकेशन के अंदर। मिनिमम वेज जो है वेजन देखने को मिले, इनफॉर्मेलिटी इन पाकिस्तान जेंजी कोहॉर्ट, कोहॉर्ट का मतलब होता है बेसिकली कुलीग को बोल सकते हैं, कंपेनियन वगैरह ग्रुप्स को बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो यूथ जो है अभी यहाँ पर मल्टीफेरियस चैलेंजेस का सामना कर रही है। अब कौन कौन से हैं इनके ऊपर हम फोकस करें। अगर देखा जाए तो अब यूथ के पास एक ही तो आज जाकर चीज बचे, वो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जहां पर वो अपनी प्रेजेंस डे बाय डे बढ़ाता जा रहा है ना। यूथ जितनी है सॉरी बढ़ाती जा रही है, यूथ जितनी भी है वो अपनी क्या करे प्रेजेंस को बढ़ाती जा रही है, ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद थर्ड नंबर पर हमारे पास रहेगा जस्टिस इम्पेरल्ड की बात की जा रही है। अब जस्टिस इम्पेरल्ड है सिस्टमैटिक स्केल ऑफ ग्रैंड करप्शन, यहां पर बात की जा रही है एचआरसी की, ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है ऑफ पाकिस्तान। और उसके बाद अगर देखा जाए तो जो इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स है उनकी ज्वाइंट एक रिपोर्ट आई है पाकिस्तान के लेकर जस्टिस सिस्टम के ऊपर है। लेकिन इसके अंदर एक अच्छी बात है कि इन्होंने पॉलिसी मेजर्स की बात की है, रिकमेंडेशंस दी है इसके रिपोर्ट के अंदर। ये रिकमेंडेशंस इंपॉर्टेंट है, इनको आपने लाजमी नोट करना है एज ए रेफरेंस देने के लिए या एज ए एग्जांपल कोट करने के लिए, ठीक है। और बाकी भी जो हम एनालिसिस करेंगे कि बेसिकली इशू क्या है, ठीक है। Deconstructing HRCP and FIDH joint assessment of Pakistan's legal framework। तो कह लें जस्टिस सिस्टम के ऊपर हमें थोड़ी सी तनकीद देखने को मिली। अच्छी बात क्या है, यहाँ पर पॉलिसी में रिकमेंडेशंस दोनों की तरफ से दी गई है, ठीक है। और लास्ट में आपको पता है कि वोकैब होते हैं और वोकैब हम डेली बेसिस के ऊपर लाजमी डिस्कस करते हैं। आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के लिए अपनी वोकैब तैयार कर सकते हैं डान न्यूज़पेपर से, जो हम डेली बेसिस के ऊपर डिस्कस कर रहे होते हैं। आप कंपाइल करते जाएंगे, साथ साथ आप जो राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं उसके अंदर वोकैब की वेरिएशन लाजमी लेकर आए, बार बार वोकैब को रिपीट मत करें, इससे भी एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो वेरिएशन लेकर आए वोकैब के अंदर, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन। तो सबसे पहले बात करने वाले 1000 डे वॉर, एनसीएजी की बात की जा रही है भाई, ठीक है। बोपी गवर्नेंस जो हमें यहाँ पर कह लेके बोपी जो बनाया गया बोर्ड ऑफ पीस, उसका बेसिकली एक मेन पार्ट है एनसीएजी, नेशनल कमेटी फॉर गजा की बात की जा रही है, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो अनप्रेसिडेंटेड ह्यूमन कॉस्ट, तो ह्यूमन कॉस्ट आपको पता है पैलेस्टाइन के अंदर 73,000 जो है लोग जो है यहाँ पर मारे गए। उसके अंदर जो है वो कह लेके 21,000 बच्चे शामिल थे, ठीक है। ये अब कुछ स्टैट्स हैं जो आप नोट कर सकते हैं। 1000 डे माइलस्टोन की बात की जा रही है, वार ऑन गजा है सरपास्ड 1000 डे माइलस्टोन, ठीक है। उसके बाद अगर किलिंग ऑफ मोर देन 200 जर्नलिस्ट, तो 200 इसके अंदर जर्नलिस्ट भी शामिल है। 80% जो है यहाँ पर अगर देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपका तबाह हो चुका है गजा के अंदर, ठीक है। तो ये सूरत हाल है अभी। उसके बाद जियोपॉलिटिकल डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो गजा के अंदर जो वो जिस तरह बोपी बनता हुआ नजर आया और पूरी दुनिया की नजर जो है बोपी के ऊपर चली गई, भाई ये तो यूएनओ के पैरेलल काम करेगा, ये तो भाई यहाँ से जो है यूएसए विड्रॉ कर रहा है 60 ऑर्गेनाइजेशन से और यहाँ पर ये पैरेलल लेकर आएगा जिसको पूरा कंट्रोल करेगा, ठीक है। ये भी कहा गया कि ये एक बिजनेस का जो एक लीड करता मॉडल है, बिजनेस को लीड करता मॉडल है ना, ये भी कहा गया। क्योंकि उसके अंदर क्या था, पे टू प्ले, पे करो देन खिलो, ठीक है, जो $1 बिलियन वाली गेम थी। अब यहां पर अगर देखा जाए तो अब इसके ऊपर से पूरी दुनिया की तवज्जो हट चुकी है और पूरी दुनिया की तवज्जो आ चुकी है ईरान वाले मैटर के ऊपर, ठीक है। तो अगर देखा जाए अक्टूबर के अंदर हमें सीज फायर देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर ग्लोबल रीजनल फोकस है शिफ्टेड एंटायरली टुवर्ड्स ड्रैगिंग यूएसए ईरान मिलिट्री एस्केलेशन, ठीक है। तो पूरा अगर देखा जाए तो यूएसए और ईरान के दरम्यान में जो हमें यहाँ पर कन्फ्रंट्रेशन या लड़ाई देखने को मिली, फाइट देखने को मिली, ठीक है। तो वो सारी तवज्जो जो है इनके ऊपर चलेगी, ठीक है। तो ये टेंशन जो एस्केलेट हुई है बेसिकली इसकी वजह से गजा वाला जो मैटर था वो एक साइड पर चला गया, बस मंदिर में चला गया, ठीक है। हमास गवर्नेंस एब्डिकेशन एंड स्टॉल्ड पीस प्लान। अब हमास यहाँ पर जो बेसिकली क्या कर रहा है वो जो गवर्नमेंट बॉडी है जो कह लेके 2 डेकर से 2007 से बेसिकली जो कंट्रोल कर रहा था गवर्नमेंट पूरी गवर्नमेंट को रन कर रहा था। तो अगर देखा जाए तो वो यहाँ पर इसको जो है वो कह लेके खत्म कर रहा है और किसको सारा बेसिकली दिया जा रहा है, सारी पावर किसके पास चली जाएगी, एनसीएजी के पास। अब एनसीएजी जो अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गजा, ठीक है। तो अब इसको सारी पावर दे दी जाएगी क्योंकि यही यहाँ पर फिर क्या करेगी, टेक्नोक्रेटिक हमें गवर्नेंस देखने को मिलेगी जो रन करेगी पूरे सिस्टम को, ठीक है। अब डेजोलेशन ऑफ डी फैक्टो रूल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर क्या डिप्लोमेटिक डेडलॉक का रिमूव एक्सक्यूजेस फॉर ऑनगोइंग ऑक्यूपेशन।
हमास यहाँ पर क्या फॉर्मली डिसबैंडेड इट्स गवर्निंग बॉडी, तो गवर्निंग बॉडी को यहाँ पर डिसबैंड कर रहा है, खत्म कर रहा है, ताकि जो भी यहाँ पर जो काबस है और वो बार बार ब्लेम कर रहे हैं कि भाई हमास यहाँ पर कंट्रोल कर रहा है, हमास का ये है, हमास प्रॉक्सी ग्रुप है, हमास को वो सपोर्ट कर रहा है ईरान, तो इस वजह से ये कर रहा है भाई हम तो यहाँ पर गवर्निंग बॉडी को अपनी खत्म कर रहे हैं और सारी पावर किसके पास चली जाएगी, एनसीएजी के। लेकिन अब एक और मसला भी है, और मसला क्या है, एनसीएजी का, बोर्ड ऑफ पीस का, और मसला क्या है, पैरालाइसिस की बात की जा रही, तो और ये है कि यहां पर जो नेशनल कमेटी फॉर कहले के यहां पर फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा, तो यहां पर लीड बाय अली शाहिद वाज एस्टैब्लिश इन जनवरी 2026 के अंदर इसको एस्टैब्लिश किया गया। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहां पर, ये ट्रंप 20 पॉइंट पीस प्लान क्या है, ठीक है, 20 पॉइंट्स की बात की जा रही है। तो अब अगर देखा जाए तो ये हमें जो नजर आया अक्टूबर की जो अंदर वॉर भी एंडेड होते हुए नजर आई, और बाद में इसका जो फर्स्ट फेज क्या था कि भाई जो है वो कह रहे कि जितने भी एक दूसरे के जो यरगमाली बनाए हैं इनको क्या करना था, यहाँ पर जो है वो कह रहे कि रिलीज करना था, छोड़ना था। दूसरा यहाँ पर यह था कि आईएसएफ जो यहाँ पर इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स को भी डिप्लॉय करना था, हमास को डिसआर्म करना था, इजराइल ने यहाँ पर जो है विड्रॉ करना था, तो लेकिन कोई भी एक काम भी कंप्लीट होता हुआ नजर नहीं आया, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए बोपी हाउ अवर एनसीएजी रिमेन्स स्टैंडर्ड इन कैरियर, तो अभी भी अगर देखा जाए तो एनसीएजी कहां पर सब फंसी पड़ी है, इजिप्ट के अंदर, ठीक है। इजराइल कभी भी नहीं चाहता कि एनसीएजी जो है वो आए गाजा के अंदर, क्योंकि ये टेक्नोक्रेटिक गवर्नेंस है, और ये टेक्नोक्रेट कहां से है, सारे पैलेस्टाइनियंस है, ठीक है। तो वो कहता है कि इसके घुसने से पहले पहले पूरी दुनिया की तवज्जो हम कहां पर रखें, ईरान वाले मैटर के ऊपर रखें, और हम पीछे से क्या करें, पूरा कंट्रोल हासिल कर लें, ठीक है। कंट्रोवर्शियल ह्यूमैनिटेरियन शिफ्ट की अगर बात की जाए तो यहां पर जो है यूएनओ के पास हमें जो RWH हमें जो यहां पर देखने को मिलती है एजेंसी बेसिकली रेफ्यूजीज को लेकर, तो उसके लिए भी बोला गया कि भाई हैज नो प्लेस इन द न्यू गजा, तो न्यू गजा के अंदर भी इसकी कोई प्लेस नहीं है, ठीक है, ये चीज भी है। उसके बाद प्लानिंग है क्लोज्ड पायलट ह्यूमैनिटेरियन जोन है, तो ह्यूमैनिटेरियन जोन बनाया जा रहा है जहां पर 10,000 पैलेस्टीनियंस को रखने की बात की जा रही है। वेटिंग प्रोसेस होगा, यहां पर बेसिकली क्या होगा, जांच पड़ताल, तो जांच पड़ताल कौन करेगा, यही एनसीएजी, और ये आजमाइशी मॉडल है कि कामयाब होता नहीं होता। अब सारे पैलेस्टीनियंस को एक तरफ कर दिया जाएगा, जो कहा जा रहा है कि ये भी इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी है, जो आप एक जगह पर उनको क्लोज रखना चाहते हैं। इसका मतलब जो बाकी हिस्सा है वो किधर जाएगा, तो वो तो इजराइल सारा कंट्रोल कर लेगा, अपने कब्जे में ले लेगा, तो ये बात कही जा रही है पर, ठीक है। उसके बाद है डिसआर्मामेंट, डेडलॉक एंड इनडेफिनेट ऑक्यूपेशन। अब अगर देखा जाए कंडीशनल डिसआर्मामेंट एंड प्रीटेक्स्ट की बहाने की बात की जाए, देखे इजराइल की तरफ से पता क्या कहा जा रहा है कि भाई जो कह ले कि हमास जो अपनी गवर्निंग बॉडी को यहां पर तहलील कर देगा, बेसिकली ये जो है वो कह ले कि डिसआर्म होने से बचना चाहता है, और इजराइल कहता है ये एक ट्रिक है या एक टैकट आप कह सकते हैं, एक चाल है। किसकी चाल है, हमास की, कि हमास सिर्फ गवर्निंग बॉडी खत्म करेगा, डिसआर्म नहीं होगा, तो ये इजराइल की तरफ से ये कहा जा रहा है। तो ये चीज हमें यहां पर देखने को मिल रही है। एक्सपेंडिंग टेरिटोरियल क्रीप की अगर बात की जाए, इजराइल ना ऑक्युपाई अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ द गजा, और बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि भाई 70% जो है पूरा कंट्रोल होना चाहिए। अब ये तो बात हमें देखने को मिल रही है ना कि पूरी तवज्जो दुनिया के ईरान के ऊपर है, वो पीछे से क्या कर रहा है, अपना काम डालता जा रहा है, कि शायद पता नहीं वो चाहता ही यही है कि ईरान की तवज्जो, ईरान की तरफ तवज्जो रहे, और हम पीछे से क्या करें, पूरे गजा के ऊपर कंट्रोल कर लें, पूरा टेरिटोरियल एक्सपेंशन हो जाए। तो कहीं ना पर यह भी चीजें देखने को मिल रही है। द रोल ऑफ यूएसए प्री ऑक्यूपेशन एंड इजरायली डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, वॉशिंगटन डाइवर्टेड फोकस, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए तो वॉशिंगटन का है, ट्रंप का एकदम से जो पूरा फोकस है वो सारा शिफ्ट हो गया, किसकी तरफ शिफ्ट हो गया, ईरान की तरफ शिफ्ट हो गया, ठीक है। सारा जो अभी हमें इशू देखने को मिल रहा है ईरान और यूएसए के दरमियान में देख रहा हूं, गजा को डिस्कस नहीं किया जा रहा, लेबनान को डिस्कस नहीं किया जा रहा, दुनिया के अंदर सिर्फ यहां पर ईरान वाला मैटर चल रहा है, ठीक है। द बॉर्डर एग्जीक्यूशन ऑफ गाजा प्लान हिंट्स ऑन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। उसके बाद वाशिंगटन इज एंटायरली प्री ऑक्युपाइड विद ईरान आफ्टर रिवोकिंग ईरानियन ऑयल सेल लाइसेंसेस जो थे इनको देने थे वो भी कैंसिल कर दिए गए। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर दोबारा हमें यहाँ पर क्लैशेस देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इस मैटर का जो यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए नहीं है। वॉशिंगटन कंटिन्यूज टू डिमांड यूनिलैटरल हमास, यहाँ पर यही बात करेगा भाई हमास को डिसआर्म करना, हमास को डिसआर्म करना, जबकि इजराइल ऊपर से कब्जा करता जा रहा है ना। हालांकि इजराइल को यहाँ पर जो फोर्सेस थे उनको भी बोला जा रहा है कि भाई यहाँ पर विड्रॉ करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी डेली बेसिस के ऊपर स्ट्राइक्स होती जा रही है,
ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी कहां पर आएगी। उसके बाद डोमेस्टिक इलेक्टोरल प्रेशर की बात की जाए तो ये बेंजामिन नेतन्याहू की बात की जा रही है, इसके ऊपर डोमेस्टिक जो है वो कह लें कि पॉलिटिकल प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है, इलेक्शन होने वाले आगे, तो यहाँ पर इसको भी अभी कोई जो है डोमेस्टिकली जो है इतनी फेवर नहीं मिल रही, फिर भी ये जो अपना काम जारी रखे हुए, ठीक है। फेसिंग अपकमिंग इलेक्शन इन फॉल ऑफ 2026 एंड डिवेंडलिंग डोमेस्टिक पब्लिक सपोर्ट, तो यहाँ पर जो पब्लिक सपोर्ट है वो कम होती जा रही है बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर। तो ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो गजा वाले मामले में तो एनएससीएजी आपका एक तरफ पड़ा हुआ है, वो कहाँ है, इजिप्ट में पड़ा है, इजराइल नहीं चाहता वो आए, टेक्नोक्रेटिक गवर्नेंस है। हमास यहाँ पर क्या कर रही है, अपने गवर्निंग बॉडी को तहलील करेगी, इजराइल इस चीज को पसंद नहीं कर रहा कि भाई डिसआर्म होना पड़ेगा। दूसरा अगर देखा जाए तो इजराइल ने और यूएसए ने क्या किया, इजराइल ने क्या करके रखा हुआ है, यूएसए और ईरान को बिजी रखा हुआ है, पूरी दुनिया की तवज्जो उधर है, पीछे से काम डाल रहा है, अपना गजा के ऊपर कंट्रोल करता जा रहा है, तो टेरिटोरियल एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है। ये था बेसिकली ये पूरा एनालिसिस, तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास रहेगा स्टॉल्ड डेमोग्राफिक डिविडेंड्स। इसके अंदर 5 रीजंस है जिसकी वजह से डेमोग्राफिक डिविडेंड से फायदा नहीं उठाया जा सकता। सीएसएस 2027 का ऐसे का पेपर उठाकर चेक करें, डेमोग्राफिक डिविडेंड्स को लेकर जो वो कल का क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। अब इसके अंदर 5 रीजंस है जिसकी वजह से डेमोग्राफिक डिविडेंड से फायदा नहीं उठाया जा सकता। तो इसके अंदर बेसिकली हम देखने वाले एनालाइजिंग द 54% नीट रेट, ना ही एजुकेशन के अंदर है, ना एम्प्लॉयमेंट रेट के अंदर, ना एम्प्लॉयमेंट के अंदर देखने को मिलेगी, ना ही टेक्निकल एजुकेशन के अंदर देखने को मिलेगी यूथ, ठीक है। मिनिमम वेज के ऊपर काम कर रही है, इनफॉर्मेलिटी देखने को मिले, इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर काम करते जा रहे हैं, ठीक है, जहां पर वेजेस भी कम है, ठीक है। 37,000 जो हमें नेशनल यहाँ पर वेजेस दे से उससे भी नीचे काम कर रही है। अब ये जेंजी अगर देखा जाए, हमारे पास जो जेंजी है, अब जिसने बेसिकली स्किप्डी और 6th और 7th जैसी जो है इंटरनेशनल इस्लाहात से जो है मुतारफ करवाया, तो वो भी पाकिस्तान का जो है मेजर जो है वो कलर के पार्ट बनती जा रही है, ठीक है। सबसे पहले अगर देखा जाए जो इशू है एजुकेशनल एक्सक्लूजन एंड स्किल डेफिसिट, सबसे पहले तो आप डिजिटल सेंसस की बात करें ना, जो 25.5 मिलियन जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल है, अब कहीं पर 22.5 मिलियन पहले वाला फिगर था, फिर यहाँ पर मलिया लोधी वाला हमने टॉपिक डिस्कस किया, 23 मिलियन की बात की, फिर हमने 26 मिलियन की भी बात की कि आउट ऑफ स्कूल है बच्चे। लेकिन डिजिटल सेंसस का अकॉर्डिंग अगर देखा जाए 25.5 मिलियन जो लोग बच्चे आउट ऑफ स्कूल है, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए डाटा फ्रॉम लेबर फोर्स सर्वे 24 to 25 की बात की जाए तो नियरली 3/4 75%, तीसरा हिस्सा जो पाकिस्तान का वो कितना है बेसिकली 15 to 29 जो एज के दरमियान का, ठीक है, जो कंप्लीटली आउट ऑफ फॉर्मल एजुकेशनल नेटवर्क, जो तकरीबन अगर कहा जाए तो जो फॉर्मल एजुकेशन नेटवर्क से उससे बाहर है, ठीक है। उसमें से भी अगर देखा जाए क्वार्टर 1/4 हिस्सा जो है वो कह ले के बिल्कुल इलिटरेट है, ठीक है, डेमोग्राफिक इलिटरेट है, पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है उसके अंदर भी। उसके बाद अगर देखा जाए ट्रेनिंग वर्ड की अगर बात की जाए तो अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ द जेंजी इंडिविजुअल्स हैव नेवर रिसीव्ड बाय एनी इनफॉर्मल प्रोफेशनल टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। 90% जेंजी ऐसे हैं जिनके पास ना तो प्रोफेशनल, ना टेक्निकल, ना वोकेशनल ट्रेनिंग है, ठीक है। और उसके बाद फोर्सिंग देम टू रिलाई ऑन इनफॉर्मल अनपेड अपेरेंटिंगशिप की बात की जाए, अब देखो शागिर्दी में काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक मोटर बाइक बनाने वाले उस्ताद हैं, उनके पास कौन काम करेगा, शागिर्द जो काम सीखते हैं उनकी बात की जा रही है, ठीक है। तो उनकी भी एक बहुत बड़ी तादाद है। वजह क्या है, ना तो प्रोफेशनल टेक्निकल और ना ही वोकेशनल ट्रेनिंग उनके पास है, तो वो क्या करेंगे, इनफॉर्मल सेक्टर में जाएंगे, किसी उस्ताद के पास काम करेंगे, सीखेंगे, ठीक है। तो ये चीज बेसिकली कही जा रही है। उसके बाद है द प्रिकेरियस नेचर ऑफ यूथ एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो अब बात की जा रही है कि एम्प्लॉयमेंट हमें कहां पर देखने को मिल रही है। ओनली 20% जो है हमें यहां पर कह सकते हैं 1/5 हिस्सा जो है यंग पॉपुलेशन इज एंगेज विद पेड वर्क, ठीक है, फॉर्मल वे में, ठीक है। प्रीडोमिनेंटली कॉन्सेंट्रेटेड एंड लो प्रोडक्टिविटी है, इनफॉर्मल एग्रीकल्चर सेक्टर है, अनरजिस्टर्ड प्राइवेट एंटरप्राइजेज है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर देख लें, उसके बाद इनफॉर्मल प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर देख लें काम कर रहे हैं,
ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो यूथ को यहाँ पर कह लें कि एम्प्लॉयमेंट के अंदर होना चाहिए, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए वो नहीं मिल रही, ठीक है। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड्स किस तरह फायदा उठाया जा सकता है? एक्सप्लॉयटिव वर्किंग कंडीशन है। 80% एम्प्लॉय क्या है, बिल्कुल कह लें कि वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, डॉक्यूमेंट की बेस के ऊपर नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट उनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो नहीं है, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट की बेस के ऊपर आता है, ठीक है। जिस तरह हमारा कमीशन कॉन्ट्रैक्ट की बेस के ऊपर जो वो कह लें कि अपने कह लें कि हायर करता है एस्पिरेंट्स को या जितने भी हमारे कैंडिडेट्स होते हैं। वर्क विदाउट फॉर्मल रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स, तो कोई रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं, दिहाड़ीदार तबका आप कह सकते हैं। 3/4 क्लॉकिंग वेल बियॉन्ड द लीगल। अब यहाँ पर अगर देखा जाए 3/4 ऐसे भी है जो 48 आवर्स, अब नेशनल इंटरनेशनल अगर स्टैंडर्ड देखा जाए वीक के अंदर काम करने का 48 आवर्स, लेकिन काम कितना किया जा रहा है यहाँ पर 98 आवर्स, लेकिन वेजेस फिर भी कम है, तनख्वाह फिर भी कम है, ठीक है। उसके बाद वेज डिप्राइवेशन की बात की जाए तो ऑलमोस्ट जो है मिनिमम 37,000 से भी यहाँ पर बिलो काम कर रहे हैं यूथ, ठीक है। तो ये बात की जा रही है 94% ऑफ द एम्प्लॉयड यूथ अर्न लेस देन नेशनल मंथली मिनिमम एज। नेशनली कितनी है 37,000, लेकिन उससे भी कम 94% जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं बच्चे। जेंजी बात कर ले, उनकी बात की जा रही है, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए डीप सीटेड जेंडर डिस्पैरिटी, इसके अंदर जेंडर डिस्पैरिटी भी है, वुमेन्स भी तो है ना, गर्ल्स वो किधर जाएंगी, ठीक है। तो स्टैग्नेंट इकोनॉमिक इंक्लूजन, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए जॉब्स के अंदर जो है वो एम्प्लॉयमेंट यूथ पॉपुलेशन के अंदर ओनली 13% इंक्लूड है, बाकी सारे जो है यहाँ पर जो हमें कह लें कि बाकी कह लें कि मैन देखने को मिलता है। डिप्रेस्ड जॉब सीखेंगे तो इनको यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है, कहाँ पर वो जॉब तलाश करेंगे? आज आके कोटा सिस्टम दिया जा रहा है सिलेबस एग्जाम के अंदर या फिर जो है कह लें कि जॉब्स के अंदर, कमीशन के अंदर, बाकी तो कहीं पर जॉब भी नहीं। तो हाँ एक है, जिस तरह हमें ऑनलाइन आज डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स, फ्रीलांसिंग वगैरह देख रही है, तो अब अपना वुमेन अपना रोल प्ले कर रही है, ठीक है। तो ये चीज़ है। सोशल कल्चर नॉर्म्स कंटिन्यू टू रिस्ट्रिक्ट वुमेन्स मोबिलिटी, तो यहाँ पर भाई ऑर्थोडॉक्सी भी है, ठीक है। कुछ नॉर्म्स है, कुछ रूल्स है जिनकी वजह से जो है यहाँ पर इनकी मोबिलिटी जो है देखने को नहीं मिलती वुमेन्स की, तो जॉब कहाँ पर करेंगे, ये भी चीज़ है। इंस्टीट्यूशनल फेलियर है, इंस्टीट्यूशनल फेलियर है। उसके बाद आपका नीट है, तो नीट के अंदर क्या कहा जा रहा है कि ना तो आपका एजुकेशन के अंदर है, ना एम्प्लॉयमेंट के अंदर, ना एजुकेशन के अंदर, ना ट्रेनिंग के अंदर। 54% हमें यूथ ये देखने को मिल रही है। तो बताएं तो फिर क्या होगा? डेमोग्राफिक डिविडेंड्स के अंदर यूथ की इतनी तादाद है, हम फायदा नहीं उठा पा रहे। वजह क्या है? ये रीजंस है, इन रीजंस को खत्म करना पड़ेगा। बजटरी एंड पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन की अगर बात की जाए, यूथ डेवलपमेंट रिमेन्स अ लो पॉलिटिकल प्रायोरिटी, तो हमेशा अगर देखा जाए तो यूथ को प्रायोरिटी पर नहीं रखा जाता। हालांकि सम टाइम ऐसा होता है कि यूथ के लिए प्रोग्राम्स स्टार्ट किए जाते हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ही नहीं हो पाती कि यूथ को किस तरह अपलिफ्ट करना चाहिए। ये कह लें कि नेशन का एसेट है, फ्यूचर ऑफ आवर नेशन है, लेकिन इनके ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा। वो खुद ब खुद यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि जेन ज़ी पाकिस्तान के अंदर एक मेजर पार्ट बनता जा रहा है पॉपुलेशन का, ठीक है। और लेबर फोर्स भी यहाँ पर क्या करे कि भाई इतने लोग जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं और इनफॉर्मल सेक्टर्स के अंदर कर रहे हैं। कोई शागिर्दी के तौर पर काम कर रहा है, कोई टेक्निकल एजुकेशन नहीं है, प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं है ना। ये 5 हमारे पास है। इंस्टीट्यूशन फेलियर्स एंड नीड क्राइसिस है, डीप सीटेड जेंडर डिस्पैरिटी है, उसके बाद है प्रिकेरियस नेचर ऑफ यूथ एम्प्लॉयमेंट है, उसके बाद है एजुकेशन एक्सक्लूजन, स्किल डेफिसिट, तो स्किल भी नहीं, कहाँ पर है, ठीक है। तो ये अगर देखा जाए तो आप बताएं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड से किस तरह फायदा उठाया जा सकता है? नहीं उठाया जा सकता ना। डेमोग्राफिक डिविडेंड से फायदा उठाने के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करना पड़ेगा, एजुकेशन के ऊपर खर्च करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, रोजगार के ऊपर खर्च करना पड़ेगा, प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो देना पड़ेंगी, ठीक है। यूथ सारी जो एंग्जाइटी का शिकार है, डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल रही है, डिप्रेशन का शिकार होती जा रही है डे बाय डे, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए नेक्स्ट लास्ट टॉपिक हमारे पास रहेगा यहाँ पर जो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और उसके बाद अगर देखा जाए इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर HR, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ह्यूमन राइट्स की बात की जाए तो जॉइंट जो है एक रिपोर्ट देखने को मिली है जिसने बेसिकली जो जस्टिस सिस्टम है पाकिस्तान का, इसके ऊपर थोड़ा क्रिटिसाइज किया है। लेकिन अच्छी बात क्या है, इसके अंदर जो है रेमेडीज दी हैं, सजेशंस दी हैं, रिकमेंडेशन दी हैं, ठीक है। प्रेवेसिव ब्राइबरी, इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि भाई इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो है यहाँ पर जो है वो कह लें कि पोर रिपोर्ट यहाँ पर कह लें कि केस दर्ज करवाने से लेकर जो है यहाँ पर कह लें कि कोर्ट तक जो है यहाँ पर कह लें कि प्रेवेसिव जो है हमें ब्राइबरी देना पड़ेगा, मतलब रिश्वत देना पड़ती है, बहुत वसी तौर पर क्या करना पड़ता है, रिश्वत देना पड़ती है, ठीक है। अब अगर देखा जाए यहाँ पर तो रजिस्टरिंग पुलिस केस से लेकर इन्वेस्टिगेशन है,
कोर्ट डॉक्यूमेंटेशन हासिल करनी है, उसके बाद हेयरिंग तक लेकर हर जगह पर आपको जो है वो कहा यह जा रहा है इस रिपोर्ट के अंदर, भाई पैसे देने पड़ेंगे, दैनिक काम होगा। ठीक है, निपोटिज्म और फेवरेटिज्म बढ़ती जा रही है कि अपने लोगों को यहाँ पर प्रायोरिटी पर रखा जा रहा है, मेरिटोक्रेसी नहीं है, तो ये चीज़ भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। पर्सनल फैमिलियल अगर देखा जाए, प्रोफेशनल नेटवर्क कंसिस्टेंटली टेक प्रेसिडेंट्स ओवर मेरिटोक्रेसी थ्रू आउट द लीगल प्रोसेस। तो हर कोई अपना फैमिली वाला है या कोई जॉब वाला है, वो अपने लोगों को प्रायोरिटी पर रखता है, बाकी किसको प्रायोरिटी पर रखेगा, तो मेरिटोक्रेसी आपके यहाँ पर नजर ही नहीं आती। तो निपोटिज्म और फेवरेटिज्म ये बढ़ती जा रही है। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग बेसिकली बात की जा रही है, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। HRC जो पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स जो कमीशन रिपोर्ट है, उसके बाद इंटरनेशनल फेडरेशन जो है वो फॉर ह्यूमन राइट्स है। ठीक है, तो इनकी जॉइंट यहाँ पर जो हमें कलेक्ट रिपोर्ट देखने को मिल रही है। अब अगर देखा जाए इरोजन ऑफ जुडिशियल ऑटोनॉमी एंड पब्लिक ट्रस्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल वीकनिंग की बात की जाए, तो सबसे पहले अगर देखा जाए 26 और 27 अमेंडमेंट की बात की गई, तो भाई इस तरह की जो अगर अमेंडमेंट पास की गई, यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी थी उसके ऊपर भी थोड़ा सा यहाँ पर कह लें कि क्वेश्चन मार्क हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ भी है। बाद में अगर देखा जाए तो हेयरिंग है वो भी डिले है, प्रोसीजर जो है पूरा एक वो भी आपका डिले होता जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें और भी बहुत सारी इसके अंदर हमें कमियां देखने को मिलती है। रिसेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स है, बेसिकली 26 और 27 अमेंडमेंट की बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो इसका भी इसके अंदर जिक्र किया गया। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए सिमेट्रिक एक्सेस की बात की जाए, तो भाई कंपाउंडेड बाय मैसिव केस ब्लॉकेज, तो यहाँ पर अब जितने भी केसेस है वो आपके पेंडिंग में पड़े हुए। ठीक है, ऑलरेडी। उसके अलावा ओपेक प्रोसीजर जो है इनका वो भी बिल्कुल गैर वाजे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पर जो लो इनकम है बेसिकली जो अफोर्ड नहीं कर पाता, जो साइलिन है वो क्या करेगा, वो फिर आगे पैसे ही देगा मजबूरन, के पैसे देकर यार काम करवाता है थोड़े बहुत जितने भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिर जो है मैं कह ले के ब्राइबरी देखने को मिलती है, अकाउंटेबिलिटी फिर डेफिसिट तो देखने को मिलेगा ही ना। इंटरनल मैकेनिज्म इन्वेस्टिगेशन जुडिशियल मिसकंडक्ट है फेल्ड टू डेटर रॉन्ग डूइंग, तो ये भी चीज़ है। तो हमें अगर देखा जाए तो सिस्टम के अंदर जो हमें ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं, तो इनको जो है ख़त्म करना पड़ेगा। और किस तरह किया जा सकता है, यहाँ पर बात करते हैं प्रपोज्ड रिफॉर्म फ्रेमवर्क्स। ये किसने दिए हैं, बेसिकली ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर रिकमेंडेशंस दी हैं। देखिए इन्होंने कहा है कि भाई जो पोलराइजिंग लीगल रोलिंग बैक, ठीक है, इनको किस तरह जो वापस लाया जा सकता है। भाई रिपोर्ट से कॉल टू रिपील 26 और 27 अमेंडमेंट की बात की है, भाई इसको रिपील करना चाहिए, ये भी बात की गई। उसके बाद कंसेंसस ड्राइवन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स की जरूरत है। सबसे पहले ट्रांसपेरेंट केस असाइनमेंट। ठीक है, इंप्लीमेंटिंग रूल बेस्ड है ऑटोमेटेड केस एलोकेशन टू स्टॉप फेवरेटिज्म। तो सबसे पहले फेवरेटिज्म को, निपोटिज्म को यहाँ पर खत्म करना पड़ेगा, रूल बेस्ड इसको लेकर चलना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट चीज ये है। उसके बाद डिजिटल एक्सेसिबिलिटी की बात की जा रही है, फीसेस हैं उनको ऑनलाइन किया जाए, हेयरिंग है उनको ऑनलाइन किया जाए। और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, भाई 500 दो 1000 दो, भाई यहाँ पर आपकी हेयरिंग हो जाए। तो इस तरह की चीजें जो है यहाँ पर खत्म करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ने यह सजेशन दिया कि यहाँ पर कोर्ट फीसेस है, हेयरिंग कैलेंडर ऑनलाइन टू कर्ब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सटॉर्शन, तो इसको यहाँ पर जो है वो खत्म किया जा सकता है। फाइनेंशियल डिस्क्लोजर की बात की जा रही है कि भाई जितने भी जजेस वगैरह तो उनको बोला है कि भाई आप जो है अपने एसेट्स वगैरह डिक्लेयर करें, ताकि जो है वो ये ना हो कि बाद में कोई हमें बदनमानी देखने को मिले। ठीक है, विसल ब्लोअर लॉस की बात की जाए तो विसल ब्लोअर है जो यहाँ पर आकर कोई रिपोर्ट करता भी है कि भाई करप्शन ले रहा है, तो उसको कह लें कि यहाँ पर प्रोटेक्शन नहीं है, तो उसको प्रोटेक्शन देना जरूरी है। इंस्टीट्यूटिंग लीगल सेफ्टी नेट्स टू प्रोटेक्ट एंड इनकरेजिंग इंटरनल रिपोर्टिंग। ठीक है, जो भी इंटरनल रिपोर्ट कर रहा है कि भाई करप्शन चल रही है, यहाँ पर ब्राइबरी चल रही है, रिश्वत चल रही है, तो उसको भी प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा पास टॉपिक था, जस्टिस सिस्टम के ऊपर तनकीद भी थी और रेमेडीज भी यहाँ पर दी गई। तो ये रेमेडीज जो थी इनको आप लाजमी नोट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं अपने इंपॉर्टेंट वर्ड्स। ठीक है, जो हमारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और अपनी राइटिंग स्किल के अंदर आप जो है वोकैब की वेरिएशन भी लेकर आ सकते हैं। ठीक है, स्टॉन्च मींस होता है फर्मली लॉयल कमिटेड एंड डिपेंडेबल। ठीक है, तो आप वफादार को भी बोल सकते हैं, काबिल इत्माद होता है उसको भी बोल सकते हैं, या जो साबित कदम रहता है या जो पुख्ता रहता है आप उसको भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा सिनोनिम हमारे पास क्या बनेगा, स्टेडफास्ट या लॉयल। एंटोनिम क्या बनेगा हमारे पास, डिसलॉयल या वेवरिंग। सेकंड वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, टॉर्पीडो बहुत इजी है। सेल्फ प्रोपेल्ड अंडर वाटर मिसाइल, जो आबदोज होती है बेसिकली उसको बोला जाता है। ऑल्सो टू डेलिबरेटली डिस्ट्रॉय अ र्यूना प्लान, तो बेसिकली मंसूबे को भी तबाह कर देने को बोला जाता है। ठीक है, मिसाइल या सबोटैश कर देना। ऑपोजिट क्या बनेगा, प्रोटेक्ट
और प्रिजर्व, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास करेगा यहाँ पर ब्रेड क्रम्ब। ब्रेड क्रम्ब का मतलब होता है बेसिकली अ स्मॉल पीस ऑफ ब्रेड, रोटी का छोटा टुकड़ा। लेकिन फिगरेटिवली इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि क्या मीनिंग है। स्मॉल क्लू और पीस इंफॉर्मेशन लीडिंग टू समथिंग, होता क्या था, किसी चीज के लिए सुराग मिल जाना या कोई हिंट मिल जाना या इशारा मिल जाना, ठीक है। क्लू या हिंट ऑपोजिट क्या बनेगा, मिस्ट्री या कंसीलमेंट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर इनएडवर्टेंट। इनएडवर्टेंट मीन्स क्या होता है, नॉट इंटेंशनल, गैर इरादी तौर पर, ठीक है। और डन एक्सीडेंटली, ठीक है। एक्सीडेंटल बोल सकते हैं या अनअटेंशनल बोल सकते हैं। ऑपोजिट क्या बनेगा, डेलिब्रेट या इंटेंशनल आप बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर मायर्ड। मायर्ड मीन्स क्या होता है, बेसिकली स्टक इन डिफिकल्ट सिचुएशन, मुश्किलात में फंस जाना या मुश्किल टाइम में फंस जाना। फिजिकल ट्रैप्ड इन मड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्टक है या बॉक डाउन, ऑपोजिट क्या बनेगा, फ्रीड या एक्सट्रिकेटेड, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनको आपने लाजमी नोट करना है। और नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर इनकम्पैटिबल। इनकम्पैटिबल मीन्स होता है बेसिकली गैर मुआफिक को बोला जाता है, ठीक है। नाकाबिले मुताबिकत भी आप इसको बोल सकते हैं, अनएबल टू एग्जिस्ट और वर्क टुगेदर हार्मोनियसली, ठीक है। इसका सिनोनिम हमारे पास क्या बनेगा, कॉन्फ्लिक्टिंग या इनकंसिस्टेंट। ऑपोजिट क्या बनेगा, कंपैटिबल या हार्मोनियस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर एक्सट्रीमिनेशन। एक्सट्रीमिनेशन मीन्स क्या होता है, बेसिकली कंप्लीट डिस्ट्रक्शन या एलिमिनेशन, मुकम्मल तौर पर तबाह कर देना या खत्म कर देने को बोला जाता है। स्पेशली ऑफ पीपल, एनिमल या पेस्ट सब बोल सकते हैं। इनाइलेशन या एरेडिकेशन, जड़ से उखाड़ कर फेंक देना। ऑपोजिट क्या बनेगा, प्रिजर्वेशन या प्रोटेक्शन आप इसको बोलेंगे। तो सेकंड लास्ट हमारे पास वर्ड कौन सा रहेगा, डिसबैंडेड। डिसबैंडेड मीन्स क्या था, ऑफिशियली ब्रोकन अप और डिसॉल्व। तो यहाँ पर क्या था, ऑफिशियली तौर पर जो है वो खत्म कर देना या मुंतशिर कर देना। डिसॉल्व या डिसमिस्ड, ऑपोजिट क्या बनेगा, असेंबल्ड या ऑर्गेनाइज्ड। लास्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, रिसेंडेड। रिसेंडेड मीन्स होता है बेसिकली यहाँ पर मनसूख कर देने को बोला था। ऑफिशियली कैंसिल या विड्रॉन या रिवोक कर देना, रिवोक्ड या एनवर्ड, मनसूख कर देने को बोला जाता है, ठीक है। ऑपोजिट क्या बनेगा, अप्रूव्ड या इनएक्टेड, ठीक है। तो आई होप आपने लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा एंड थैंक यू सो मच।